हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग कैसे हैं? पिछली क्लास तक का सब रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? कहीं कोई डाउट, कुछ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो मुझे चैट पे भेज देना, हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने सबको गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए स्टार्ट किया था। मैंने जैसे बताया था कि प्रिज्म को कॉन्सेप्ट की तरह समझना है, ये हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से ही होगा बेटा। बस प्रिज्म का मतलब बताया था मैंने कि प्रिज्म को हम इस तरह से समझते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू टू सरफेसेस, टू प्लेन सरफेसेस जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं, इस तरह का। अगर इस तरह से होता है तो हम ग्लास स्लैब का केस ही लेके चलते हैं। अरे अभी ना बेटा बिल्कुल आज बता दूंगा। चल पहले तू ही समझ ले, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में रह गया था, पहले तो वही डिस्कस कर लेता हूं। कुछ खास नहीं, ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया था, वही चीज रिपीट करनी है बेटा। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो लाइट मूव करती है वो TIR की हेल्प से मूव करती है। अब ना बेटा समझियो, मान लो मैं कहता हूं कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, जो होता है बहुत पतला सा है। हम इसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं भाई डायग्राम बनाने के लिए, पतली सी वायर की तरह होती है। इसमें दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं जिसमें कोर और बाहर की क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। जैसे ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, सॉलिड बॉडी, ठीक। और इसके ऊपर हमने एक कवरिंग कर दी किसी और मटेरियल की, इस तरह से एक कवरिंग कर दी। ये बाहर कवरिंग किसी और मटेरियल की हो रही है और अंदर कोर जो है वो किसी और मटेरियल का है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं N1 लेता हूं और बाहर का N2 लेता हूं तो N1 N2 से बड़ा होता है, N1 N2 से बड़ा होता है। विपिन बेटा अवे फ्रॉम नॉर्मल ही बेंड होती हैं वो, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी। पहले ये समझ लो, यहां से अगर रे ऐसे एंटर करती है, क्या कलर लें भाई, ये ले लेते हैं। यहां से रे एंटर की, अंदर गई, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करते हुए दूसरे एंड से ही निकलती है। हर जगह अंदर की कंडीशंस जो है वो इस तरह से होती हैं कि ये TIR हो रहा होता है अंदर, इस एंड से एंटर की और दूसरे एंड से निकलेगी। एक तरह का ऑप्टिकल फाइबर ये है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, वो हम एक सिलेंडर इस तरह से बनाते हैं जिसमें एक्सिस से जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा, जिसे हम कहते हैं ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लगातार डिक्रीज कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सिस से सरफेस तक। तो लाइट जब इसमें एंटर करती है तो उसके अकॉर्डिंग, वो लाइट की के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एंगल पर, वो किसी पर्टिकुलर सरफेस पे वो TIR होता है और इस तरह से TIR करते हुए ये बाहर निकल जाती हैं। यहां पे होता है ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ये दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, लेकिन अंदर लाइट मूव करने का प्रोसेस दोनों में एक जैसा ही है, TIR की वजह से। क्या अभिनव क्लियर ये बात बेटा? अब विपिन पूछ रहा था कि मिराज में जब नीचे वाली सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना चाहिए। अरे अवे फ्रॉम नॉर्मल ही बेंड होता है बेटा, मैंने यही बताया था कि भाई यहां पे ग्राउंड और यहां पर खड़ा हुआ है एक ट्री, ठीक। और मैंने कहा था कि इनकी लेयर्स बना लो यहां पर, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाते रहेंगे, लगातार बढ़ता रहेगा। ग्राउंड के कांटेक्ट में जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है,
अब कोई रे अगर यहां से चलती है तो यहां पे जब मीडियम चेंज करेगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और कहीं पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और फिर वो वापस इस तरह से आ जाती है और इमेज हमें उसकी यहां पर नजर आती है। देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही बेंड हो रही है बेटा। विपिन क्लियर बेटा? डेंसर से रेयर जाते समय अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते होते एकदम टीआईआर हो जाएगा किसी पर कंडीशन पर। ठीक, ये तो पुराने फंडे जो आपको दिक्कत आ रही थी मैंने रिपीट किए हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमने पढ़ना था प्रिज्म के बारे में पूरा। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है पहले तो उसको देखें। हम प्रिज्म को शो करते हैं इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप में, तो उसका टॉप व्यू, प्रिज्म का टॉप व्यू, प्रिज्म हमने बनाया था लास्ट क्लास में ऐसे, तो जो ऊपर से देखते हैं तो ऐसे नजर आता है। इसी तरह से हम प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे जब भी हम प्रिज्म में रिफ्रैक्शन लेंगे। सर आ गया समझ? ओके बेटा। अरे मिनाल मैं देखता हूं बेटा, एनसीईआरटी मंगाता हूं, आपने मुझे कहा था, मुझे ध्यान है, मैं चेक करता हूं कि एनसीईआरटी भी आ जाती है मेरे पास, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। सर ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्शन कम होता है या कंपेयर टू नॉर्मल ऑप्टिकल? एक जैसा ही होता है बेटा। उसमें ग्रेडेड में क्या होता है, वो लगातार बेंड हो रहा होता है, मैंने तो सीधी दिखाई है, लगातार थोड़ा बेंड होते होते टीआईआर हो जाता है, जैसे इस केस में होता है थोड़ा बेंड होते होते टीआर, क्योंकि यहां भी आप कह सकते हो कि ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां सबसे कम है, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे कम हो रहा है। इस केस में एक्सिस पे सबसे कम होता है, बाहर की तरफ, सॉरी एक्सिस पे सबसे ज्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता रहता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम यहां क्रिएट करते हैं ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, अब आ जाओ जी प्रिज्म में। प्रिज्म में देखें भाई, अगर मैं एक रे ऐसे भेजता हूं तो जब यहां पे इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं आई। अब ये रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये कुछ इस तरह से चली जाएगी। फिर ये दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, अब ये डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, तो ये कुछ इधर चली जाएगी। एक यहां पे कुछ एंगल्स के नाम हम डिफाइन करते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला याद रखना है ये सबसे ऊपर वाला एंगल। अब ये ऊपर वाला, भाई मैं इसे टेढ़ा करके दिखा दूं तो ऊपर वाला तो रहेगा नहीं, तो इस एंगल को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है और कौन सा एंगल होता है ये ध्यान रखना है। इसको हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए से, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसे रिफ्रैक्टिव एंगल भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन ये एंगल किनके बीच में, जिन दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिन दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दो सरफेसेस के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। भाविक बेटा बिल्कुल क्लास है आज केमिस्ट्री की भी, बिल्कुल केमिस्ट्री क्लास भी होगी। तो एंगल ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं वो उन दो सरफेसेस के बीच का एंगल है जिनमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर रिफ्रैक्शन इसमें और इसमें हो रहा होता तो मैं ये वाला एंगल यूज करता। मान लो प्रिज्म इस तरह से होता है तो प्रिज्म यही, लेकिन रे ऐसे आकर यहां जाकर इधर रिफ्रैक्ट हो रही है तो मैं ये वाला एंगल यूज करूंगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या ये बात क्लियर? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे बेस आगे फॉर्मुलेस बनेंगे। यहां गड़बड़ कर दी तो आगे गड़बड़ हो जाएगी फिर। एक गौतम सर माउंटेन एरियाज में मिराज कैसे होता है? माउंटेन एरिया में मैंने कभी मिराज देखा नहीं, अगर होता है तो भी उसका रीजन तो यही होगा बेटा। अगर धूप वहां निकलती है, जब धूप निकलती है तो गर्म, सबसे पहले गर्म तो ग्राउंड होगा,
और ग्राउंड के कांटेक्ट में जो लेयर्स होंगी वो ज्यादा गर्म होंगी, ऊपर जाएंगे तो लेयर्स ठंडी होंगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। भाविक बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल में नहीं है क्लास, अभी हो जाएगी बेटा शेड्यूल, फिर अगर नहीं है तो जब तक टाइम आएगा उसका तो क्लास शेड्यूल हो जाएगी। ये देख लें बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आ गया। ये पहला एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम दे रहे हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रे अंदर जाती है, मैं नॉर्मल को ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये यहां का नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक। जो पहले अंदर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल को हम नाम देते हैं R1। R1 जो दूसरी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको नाम देते हैं R2, और जो इस एंगल से वो बाहर निकल रही है इसे कहते हैं E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट जो अंदर एंगल बना R1, दूसरा जो अंदर बन रहा है दूसरी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्चुअल में, लेकिन नाम दिया गया उसको R2, और जिस एंगल से बाहर निकल रही है दैट इज E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नहीं मुदित बेटा क्लास होगी आज केमिस्ट्री की, ठीक है। सिंह पूछ रहा है सर यू फ्रॉम मतलब, चलो अब इनमें रिलेशन पता होनी चाहिए। इनमें रिलेशन, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो ध्यान रखने हैं, कुछ रिलेशंस भी ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखो, अगर ये एंगल R1 है और ये लाइन जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मींस 90 के एंगल पे है, तो ये जो ऊपर बाकी एंगल बचा ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस R1 का होगा। सिंह ब्रदर्स नाम लिखा करो अपना बेटा, मैं दिल्ली से ही हूं बेटा। सौरभ बिल्कुल बेटा, 6:45 की क्लास होगी केमिस्ट्री की। R1 R2 बेटा इन एंगल्स को नाम दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं R1 कहूं तो R1 एक्चुअल में फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और R2 आप कहां से लाइव हो? मैं बेटा नोएडा से लाइव हूं अभी, और R2 जो है वो सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। अब ये R1 लिया, रेड कलर नजर आ रहा है आप लोगों को या कलर चेंज कर दूं? रेड नजर आ रहा है, कलर चेंज कर दूं? ऊपर जो एंगल लिखा है दैट इज 90 माइनस R1, क्या सबको क्लियर है ये? ऐसे ही अगर मैं इधर का एंगल देखूं तो ये वाला एंगल मिलेगा 90 माइनस R2। वंश बेटा पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्लास कितने बजे है, क्लास तो तीनों ही लेनी है, ठीक है। R1 R2 कलर चेंज कर दो, ओके बेटा जी। ये हो गया 90 माइनस R2, ये वाला एंगल मैंने लिखा था ऐसे करके 90 माइनस R1। अब ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, सबसे ऊपर जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का सम करें। ऊपर का एंगल है एंगल A, इधर वाला एंगल है 90 माइनस R1, इधर वाला एंगल है 90 माइनस R2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 प्लस 90 180, तो इस 180 को खत्म कर देगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। एक रिलेशन ये ध्यान रखनी है जो आपकी हेल्प करेगी। A वो एंगल ऑफ प्रिज्म है और R1 R2 अंदर रे के एंगल बन रहे हैं विद नॉर्मल्स R1 R2, ठीक है।
तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये रिलेशन याद रखनी है प्रिज्म के लिए। R1 R2 क्या है ये ध्यान रखना है बेटा। जैसे इंसिडेंट रे आई थी, अंदर रिफ्रैक्ट हुई, तो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है और दूसरी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो R2 नाम दिया है। तो इन दोनों का सम हमेशा A के बराबर आएगा। क्या ये क्लियर? वंश कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो। मुझे बता रहा है कि आप विजिबल है, चलो बढ़िया है। चलो ये मिल गई पहली कंडीशन, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो आपको याद रखना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें एक फॉर्मूला हमें और निकालना होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। भाई ये रे आ रही है और इस प्रिज्म से पास हो गई, जैसे हमने ग्लास लैब में किया था। ग्लास लैब में तो रे आई थी, ऐसे आई, थोड़ी सी टेढ़ी हुई, फिर वैसे ही हो गई। मैंने कहा था कि उसमें डेविएशन नहीं हो रहा, क्योंकि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल चल रही थी, लेकिन उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन यहां तो डेविएशन भी हो रहा है। भाई जा रही थी ऐसे, इधर चली जाती, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ऐसे ही चली जाती, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से वो इधर जा रही है, मींस ये डेविएट तो हो गई है। तो कितना डेविएट हुई ये निकालना है हमें। वंश बेटा ये ऑप्टिकल फाइबर तो आपके सिलेबस में है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हो, इन पे बेस तो कोई भी एप्लीकेशन वो पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो आइडिया तो होना चाहिए इसका बेटा। ठीक है, अब हमें निकालना है डेविएशन। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि यहां तो बहुत सारी घिचपिच हो गई है। फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। एक हमने प्रिज्म बनाया, यहां एंगल A, और एक रे दिखाएं भाई, यहां पे इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल भी बना लें एक हम, इसके परपेंडिकुलर। रे गई अंदर सपोज इस तरह से, और यहां पे इंसिडेंट हो रही है, यहां पे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर बनेगा, और फिर यहां से निकल गई बाहर इधर। ये एंगल I, ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल E, ऊपर वाला एंगल A। कंडीशन मिल चुकी है कि R1 प्लस R2 A के बराबर होगा हमेशा। ठीक, अब मुझे निकालना है डेविएशन। तो डेविएशन के लिए एक बेसिक चीज शायद मैंने कभी बताई भी हो आपको, एंगुलर डेविएशन रिफ्रैक्शन के लिए। ये चीज मैं पिछले उससे बता देता हूं। यहां पर देखो, अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और कोई रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट होती है, और ये नॉर्मल है, तो ये होता है एंगल I, ये इधर चली गई भाई, ये एंगल R। तो रे जा रही थी इधर, रिफ्रैक्शन की वजह से वो इधर चली गई, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इतना डेविएट कर गई है, ऐसे जा रही थी, अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो ऐसी चली जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो ऐसे की बजाय अब ऐसे जा रही है। तो डेविएट कितना हुई, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा जो है ये I माइनस R होगा। इस केस में डेल्टा जो होगा वो I माइनस R होगा। क्या ये क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है, 10th में पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन में m डाउन टू एक्सिस नेगेटिव लेते हैं, तो कल की एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में m सेकंड में m नेगेटिव होगा। कल का तो मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाह रहे हो बेटा, बीच बीच में अलग अलग चीजें आती है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। कल तो हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है। ये वाला, इसमें m हमने निकाला कहाँ है? इसमें तो कहीं m निकाला ही नहीं हमने, बस, और तो कुछ था ही नहीं। कल तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं m वाला। तो ये क्लियर आपको, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां देखो, यहां पे रे जो है ये 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है, मींस 2 बार डेविएशन हो रहा है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। टोटल देखें तो टोटल ये रे ऐसे चली जाती,
अगर ये प्रिज्म ना होता लेकिन चली गई है इस डायरेक्शन में, तो नेट देखूं तो ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसका कलर ये बना देता हूं, ऐसे जा रही थी ऐसे चली गई, तो ये वाला जो एंगल है ये नेट डेविएशन है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे चली जाती, लेकिन अब निकली ऐसे, तो कितना डेविएट हुई? ये डेल्टा। ये डेल्टा निकालना है, ये डेल्टा मुझे कैलकुलेट करना है। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले देखो, पहली बार डेविएशन कितना हुआ, या इसी ट्रायंगल से निकाल लें। भाई ये वाला जो एंगल है ये पूरा आई, तो ये पूरा आई, ये छोटा सा एंगल ये वाला ये बनेगा I माइनस R1। और ऐसे ही इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये एंगल बनेगा E पूरा, E पूरे में से R2 माइनस कर दो, E माइनस R2। और इस छोटे ट्रायंगल में देखो तो डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मींस डेल्टा की वैल्यू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर आनी चाहिए। M नहीं सर, इसमें सेकंड पार्ट M ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड टू एक्सिस। M नहीं सर, इसमें सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड टू एक्स। बेटा वो आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पुराने क्वेश्चन पे अटके हुए हैं अभी, यहां तो कोई था ही नहीं। कहां लिया है मैंने नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ, इसमें M अगर पूछा जाता तो मैं नेगेटिव लेता, लेकिन M पूछा ही नहीं गया। इसमें पोजीशन पूछी थी, पोजीशन निकाल ली। यश क्या इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो डेल्टा I माइनस R समझ में नहीं आया। अच्छा अभी बताता हूं अभिनव बेटा, इसमें तो हमने कुछ लिया ही नहीं था, मैग्निफिकेशन तो पूछी नहीं, ना यूज कर रहे हैं। हमें पता था कि रियल इमेज है इसलिए उल्टी बना दी थी। अब वो I माइनस R समझ नहीं आया बच्चे को, जो समझें। देख बेटा अभिनव, समझ बेटा, ये रे ऐसे जा रही थी, तो अगर मैं ये पूरा एंगल दिखाता हूं, ये पूरा एंगल, तो इसके वर्टिकली अपोजिट है एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये I तो ये भी I, और इतना R है, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? I माइनस R। अभिनव क्या समझ में आया? ये पूरा तो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये I तो ये वाला भी I, और ये R है, तो I में से R माइनस करूंगा तो बाकी डेल्टा बचेगा। ठीक, तो ये हमने इन दोनों का सम करके ये निकाल लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, लेकिन हमें तो पता है कि R1 प्लस R2 तो A के बराबर है, यानी कि डेल्टा का फॉर्मूला मिल गया हमें I प्लस E माइनस A। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है एंगल ऑफ डेविएशन का। प्रिज्म के केस में रे जब प्रिज्म में से पास हो रही है, मींस दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो आता है वो I प्लस E माइनस A का आता है। क्या ये क्लियर सबको? ये भी ये दो फॉर्मूले मिले हैं, एक पहला मिला था A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और दूसरा मिला है डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। इसमें बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ लगाना हमें आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखें बेटा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। यश बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऊपर या नीचे से डिफाइंड नहीं होती, ऊपर या नीचे डिसाइड होता है हाइट। अगर ऊपर ले रहे हैं हाइट तो पॉजिटिव, नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव। यू तो लेफ्ट राइट से देखोगे,
लेंस के लेफ्ट में है, राइट में है, उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, उसकी पोजीशन बतानी है, उसकी हाइट की बात नहीं कर रहे, नीचे या ऊपर तो हाइट को पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। ठीक यश, अभी मैं ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अभी देखें बेटा, ये हमें मिल गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखो मान लो सॉरी ये हमें एक प्रिज्म दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है सपोज 60 डिग्री का है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज √3 का है, और एक रे आती है और इसकी एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, वो भी मान लेते हैं 60 डिग्री। बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा, बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा। ये रे जब इस प्रिज्म से पास कर जाएगी तो डेविएशन कितना होगा। अब देखो भी डेविएशन का फॉर्मूला तो हमारे पास है I + E - A, लेकिन यहां तो मुझे A पता है, A एंगल तो मिल गया 60 डिग्री, I भी मिल गया 60 डिग्री, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मुझे E भी चाहिए, तभी तो मैं डेल्टा निकाल पाऊंगा। तो ये E कैसे निकालें, तो पहले मुझे इसका पाथ सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ये ऐसे आ रही थी तो ये अंदर गई होगी, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये मैं निकाल सकता हूं स्नेल्स लॉ से। भाई यहां तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये I एंगल, ये R एंगल, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका √3, तो स्नेल्स लॉ से ये वाला एंगल तो मैं निकाल सकता हूं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो आएगा 1 × sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 × sin ऑफ R1। इस एंगल को R1 कहते थे हम, तो मैंने R1 ही लिख दिया। sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू √3 sin R1। √3 कैंसिल हो गया और sin R1 की वैल्यू आ गई है 1/2, मींस R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, मींस ये वाला एंगल मिल गया भाई 30 डिग्री का। R1 तो मिल गया। अब ये रे जब ऐसे जा रही है तो दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या निकाल सकते हो? ये वाला एंगल, अरे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि A R1 + R2 के इक्वल है। A है 60, R1 30 हो गया, तो R2 कितना होगा, वो भी 30 डिग्री ही आएगा, तभी तो 30 + 30 60 बनेगा। अब ये 30 आ गया तो रे ऐसे जाके बाहर निकलेगी और ये एंगल E होगा। अब ये मुझे E चाहिए, तो फिर से स्नेल्स लॉ लगा दो। यहां पे मीडियम है √3 × साइन, एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू मीडियम 1 और एंगल है E। ठीक, साइन 30 होता है 1/2, यानी कि √3/2 इज इक्वल्स टू साइन E। तो इसे E की वैल्यू मिल गई, √3/2 है तो 60 डिग्री, यानी कि ये आ गया 60 डिग्री। E भी मिल गया, I A E सब निकाल लिए। अब बस फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा क्या कहता है, I + E - A, ये सभी 60 आ रहे हैं, मीन 60 डिग्री + 60 डिग्री -60 डिग्री, और आंसर आ गया 60 डिग्री। बाई चांस डेविएशन 60 डिग्री आ गया। क्या ये क्लियर? आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए डेविएशन निकालने के लिए, मुझे लगता है कोई मुश्किल काम है। आई दे रखा होगा, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाकर ई निकल जाएगा, ए पता है तो आराम से डेविएशन मिल जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? एक बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, करवाऊं? देखते हैं, इसे करते हैं बाद में वेरिएशन का। पहले मैं इसका एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवाता हूं। देखो भाई, एक प्रिज्म हमें इस तरह का दे रखा है, ये एंगल है
150 डिग्री का, 150 डिग्री। सर ये एज्यूम किया है 60 डिग्री, बट बेटा कोई और एज्यूम नहीं किया। ये क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था मैं मार्क कर देता हूं। ये गिवन था, ये गिवन था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। ये तीन चीजें गिवन थी और डेल्टा निकालना था। तो मैंने पहले इनकी हेल्प से ई निकाला। जब ई मिल गया तो फॉर्मूला लगा के डेल्टा निकाल लिया। ठीक है, सेकंड केस ऑफ प्रिज्म रिपीट कर दो प्लीज। सेकंड केस में बेटा यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया, √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। स्नेल्स लॉ लगाया है, √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। सर ये एज्यूम किया है 60, एज्यूम कहां किया है 60 डिग्री, कोई एज्यूम नहीं किया। नेक्स्ट देखो, अगर प्रिज्म ऐसा है, ये 150, बाकी के एंगल कितने बचे भाई 30, तो ये है 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं √3। √3 या √2 लेंगे तो काम चलेगा, चलो √3 ले लिया। और मैंने एक रे यहां पे इंसिडेंट की, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लें, इसका नॉर्मल ऐसे, और यहां पे एक रे इंसिडेंट की इस तरह से। ये 60 डिग्री पे आ रही है, इसका पाथ ड्रॉ करना है, कैसा होगा इसका पाथ ड्रॉ करना है। सिंह ब्रदर्स बेटा पढ़ लो। अब यहां देखो, पहले इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी तो क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्ट होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो मैंने निकाला भाई 180, यहां पर आएगा 30, ठीक है। तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो आएगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, और साइन 30 की 60 वाली √3/2 है, तो R1 की वैल्यू वही अभी हमने कैलकुलेशन की थी, तो 30 डिग्री मिल गया। यानी कि ये रे इस तरह से जाएगी कि ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ये कंफर्म इसको स्ट्राइक करेगी। मैं थोड़ा सा और अच्छी फिगर बना देता हूं। अच्छी फिगर क्यों कह रहा हूं, वैसे तो मैंने हाथ से बनाए हैं, तो ये एंगल तो सही नहीं बनाए होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, एग्जैक्ट तो 150 नहीं बना सकता। लेकिन ये देखो, ये रे ऐसे जा रही है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का आ रहा है। अगर ये 30 आ रहा है तो इधर का एंगल 60 डिग्री का होगा, ये 60, ये 150, तो ये दोनों लाइंस की बात करूं तो ये डाइवर्ज कर रही होंगी, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्स कट करती हैं तो ये इन एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। अगर इनका सम 180 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, रेज लाइंस ऐसे होंगी, तभी ये एंगल और इस एंगल का सम 180 से ज्यादा होगा। यहां पे इन दोनों का सम 180 से ज्यादा आ रहा है, मींस ये ऐसे दूर जा रही होंगी, यानी कि ये रे इस सरफेस पे कभी नहीं मिलेगी, ये कंफर्म नीचे वाली सरफेस पे आके मिलेगी, ऐसे आकर। क्या ये बात पहले समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई? गौतम बेटा जल्दी खुल जाएगा यहां पर भी। ये रे ऐसे आई और इधर चलेगी, नीचे सरफेस उस पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, वो लॉजिक समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस देखूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैं सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकता हूं। किस तरह से भाई, ये 30, ये एंगल 90,
तो इधर का एंगल तो बन गया इस ट्रायंगल के लिए 120 तो ये 90 प्लस 30 120 डिग्री यहां आ गया, 15 यहां आ गया, इनका सम हो गया 135, बाकी यहां बचेगा 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब हां बिल्कुल अंकित सही सोच रहे हो बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाती है, जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो हमेशा दिमाग में TIR की कंडीशन का ध्यान रखो। हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्ट मत कर दो हमेशा, हो सकता है वापस ही चली जाए, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखो, पहले तो देखो इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। हमें पता है साइन सी की वैल्यू होती है 1/μ, यानी कि साइन सी की वैल्यू है 1/μ दे रखा है √3, जिसको मैं लिख सकता हूं √3/3, 1/√3 को √3/3, यानी कि साइन सी की वैल्यू आ रही है कोई कितनी, √3 मतलब 1.732/3, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.5227 लगभग ऐसा कह सकता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 2-3 था तो 2-1 यहां पे 7 आएगा, 0.577 मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली साइन सी, ठीक। लेकिन ये एंगल है 45 डिग्री का, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कंपेयर कैसे करें, तो लिख लो भाई साइन सी तो ये पता है मुझे, लेकिन साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2 का मतलब 0.707, अप्रोक्सीमेटली 1/√2 का मतलब 0.707, ठीक। अब इन दोनों को कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है, ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, यानी कि 45 डिग्री सी से बड़ा होगा, इसका मतलब 45 डिग्री सी से बड़ा होगा। रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि TIR हो जाएगा, यानी कि रे बाहर नहीं आएगी, ये अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये एंगल भी 45 डिग्री का ही आ जाएगा, और बिल्कुल सिमेट्री है। तो यहां पर जो इंसिडेंट होगी, यहां जो इंसिडेंट होगी, ये एंगल वही 30 डिग्री का मिल जाएगा, और वही बात देखो भाई 60 से 30 हुआ तो 30 से 60 होगा, मींस ये रे जब बाहर निकलेगी, ये रे यहां से जब बाहर निकलेगी तो ये एंगल 60 डिग्री का, फिर से स्नेल्स लॉ लगा के कर सकते हो, लेकिन ये काम अभी हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो याद है, तो मुझे समझ में आ गया कि रे का पाथ कैसा होगा। तो वो 45 डिग्री होगा ना, क्यों 45 डिग्री होगा, क्रिटिकल एंगल वाला केस सर वो तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज फंडा हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो हमेशा TIR की पॉसिबिलिटी को दिमाग में लेके चलना है, चेक करना है कहीं कहीं TIR तो नहीं हो रहा, हम बाहर भेज दें उसको, हो सकता है बाहर जा ही नहीं रहा हो, TIR हो जाए, तो वो TIR निकालने के लिए चेक करना पड़ता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR हो जाएगा, अगर छोटा आता तो ये से बाहर निकल जाती। क्या ये बात क्लियर? सर अगर दो प्रिज्म को ऑक्टाहेड्रल स्टाइल में रख दें तो क्या होगा उस केस, वो बेटा थोड़ा सा मुश्किल केस है, कर लेंगे, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बाई प्रिज्म जैसे बन जाते हैं, लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा बेटा। क्या ये केस क्लियर? 150 डिग्री का एंगल लेके तुम देखा तो ऐसा केस बन रहा है। तो जब भी रे डेंसर से रेयरर में जा रही हो हमेशा TIR का ध्यान रखेंगे, TIR की पॉसिबिलिटी को हमेशा दिमाग में लेके चलेंगे कि हो सकता है TIR हो जाए, और वो चेक करने के लिए आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को सिर्फ क्रिटिकल एंगल से चेक करना है, क्योंकि ये तो है कि भी डेंसर से रेयरर में आ रही है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है,
दूसरी कंडीशन TIR के लिए होती है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इस केस में वो भी आ रहा था तो हमने TIR करवा दिया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमेशा दिमाग में लेके चलनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कैसे आया, कहां से आया, ये हमारे सिलेबस में नहीं। एक्सपेरिमेंट नहीं, हमने डिफरेंट आई के लिए डेल्टा निकाला, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते गए और डेल्टा को मेजर करते गए कि डेल्टा डेविएशन कितना आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली मेजर किया और उनमें जब हमने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिला। यहां पे आई एंगल और यहां पे डेल्टा दिखाएं तो ग्राफ की शेप हमें कुछ इस तरह से मिली। यानी कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा था डेविएशन पहले कम हुआ और फिर बढ़ा। ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है। अब मेरा पूछा सर A 180 डिग्री हो जाए क्या किसी ट्रायंगल में, भाई प्रिज्म का ऊपर वाला पार्ट तो ट्रायंगल जैसा ही है, अब किसी ट्रायंगल में क्या कोई एक एंगल 180 डिग्री का हो सकता है? अगर एक ही 180 डिग्री किया तो ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा कैसे? ठीक है, मुझे कह रहा है एक बार ब्रीफ में क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन बेटा वैसे तो बेटर है कि रिकॉर्डिंग देख लिया करो, अदरवाइज नए कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। प्रिज्म ने रखा था 150 डिग्री का, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। बताना है कि रे का पाथ कैसा होगा, तो हमने यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 30 डिग्री, रे को ऐसे किया, ये 30 ये 60, तो ये 150 और 60 का सम 180 से ज्यादा आ रहा है, मींस ये दोनों लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगी, ये तो डाइवर्ज करती जाएंगी। इसका मतलब कंफर्म ये रे नीचे आके मीट करेगी, पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल की हेल्प ले ली। प्रॉपर्टी क्या, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 45 डिग्री को फिर कंपेयर किया क्रिटिकल एंगल से, तो पता चला कि 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, मींस TIR हो जाएगा। इधर करवाया तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, जो आप सिंपली ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो, और लॉजिकली यही केस इधर बन रहा है, उससे भी निकाल सकते हो। 60 से 30 हुआ था तो 30 से वापस 60 हो जाएगा, तो हमें पाथ समझ में आ गया कि रेखा कैसे होगा। टू रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए I = E होगा। नहीं बेटा, हमेशा नहीं होगा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। देखो यहां पे एक बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं यहां पर ये वाला डेविएशन लूं, Δ1 कह देता हूं, ये Δ1 डेविएशन किस आई के लिए आएगा? तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, इस A पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इतना है तो डेविएशन Δ1 का, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो भी डेविएशन उतना ही आ रहा है। यानी कि ग्राफ क्या बता रहा है कि एक डेविएशन 2 डिफरेंट आई पर मिल सकता है, एक डेविएशन 2 डिफरेंट आई पे मिल सकता है। अब सोचो मैं ये कैसे, देखो जरा, मान लो मैं एक प्रिज्म लेता हूं, यहां थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी लॉ जो हमने पढ़ा था उसका यूज करेंगे। एक रे गई इधर, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई, ये ऐसे जा रही थी, चली गई इधर, तो कुछ डेविएशन हुआ, डेविएट कर गई, मान लो वो डेविएशन डेल्टा का है, और इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है I। अगर मैं इस रे को यहां पे मिरर लगाकर वापस भेज दूं, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कराकर वापस भेज दूं, तो ये जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी, उसी पास से वापस जाएगी। अब जब सोचो ये ब्लू वाली रे, अरे ये तो इधर गई, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला है, ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, I और E तो अलग हो सकते हैं, तो ये I के लिए यहां पर डेविएशन मिला था डेल्टा, लेकिन वापसी में भी तो डेविएशन उतना ही मिलेगा क्योंकि जैसे आई थी वैसे ही गई। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई 2 डिफरेंट आई पर अगर मुझे सेम डेविएशन मिल रहा है, तो अगर किसी केस में मैं इसको आई लेता हूं
तो ये E बन जाएगा, और जब मैं इसको I लूंगा तो ये वाला E बन जाएगा। क्या ये बेसिक, ये डीप समझ में आ रही चीज? ये दो डिफरेंट I के लिए सेम डेल्टा मिल रहा है, सेम डेविएशन मिल रहा है, यानी कि जब मैंने इस I पे किया तो डेविएशन आया, जब वापस भेजा तो भी डेविएशन वही होगा, क्योंकि पाथ तो वही फॉलो कर रही है। इसका मतलब अगर किसी केस में मैंने इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तो इसका मतलब उसी डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरे वैल्यू मिल रही है वो उस केस में इमर्जेंस एंगल बन गया, और जब मैं इसको I बनाऊंगा तो ये E बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर सबको ये? लेकिन यहां एक चीज देखो भाई, लगभग सारे डेल्टा दो दो I पे मिल रहे हैं, इस I पे, इस I पे, ये वाला डेल्टा इस I पे, इस I पे। लेकिन अगर मैं मिनिमम वाला केस देखूं, मिनिमम वाला केस ये है मिनिमम डेल्टा, जिसको हम डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम डेल्टा देखें तो इसके लिए तो मुझे I एक ही मिल रहा है, दूसरा I नहीं मिल रहा। मुझे इसका लिए, इस डेल्टा मिनिमम के लिए एक ही I मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा कोई I नहीं होगा। अगर I और E अलग अलग हैं तो इस I पे जो रे जाएगी और उस I पे जो रे जाएगी तो डेविएशन सेम आना चाहिए, लेकिन डेल्टा मिनिमम में एक ही I मिल रहा है। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम में I और E बराबर हो जाएंगे कि जब मैं इधर से भेजूंगा तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस वही बन रहा होगा। तो हमें एक बेसिक कंडीशन मिली, फॉर डेल्टा मिनिमम I इज इक्वल्स टू E। ये रिजल्ट याद रखना है, बिल्कुल हिमांशु बेटा, ये चीज का ध्यान रखना है। क्यों ऐसा इस ग्राफ से समझ में आ रहा है भाई? हर डेल्टा के लिए दो I मिल रहे हैं, तो इसे I बनाया तो ये E बन गया, और इसे I बनाया तो ये E बन गया। लेकिन मिनिमम डेल्टा जो मिल रहा है, मिनिमम डेविएशन जो मिल रहा है, उसके लिए तो एक ही I है। इसका मतलब I और E बराबर होंगे, तभी मैं यहां से उस I पे भेजूं तो E मिलेगा वही, और जब वापस करूंगा तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम आ जाएगा, तो डेविएशन भी उतना मिलेगा। यानी कि मिनिमम डेविएशन के केस में I और E बराबर होते हैं। क्या ये क्लियर? मिनिमम डेविएशन के केस में I और E बराबर होते हैं। अब देखो, अगर डेल्टा मिनिमम है तो ये I और E तो बराबर, और इस मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक, यहां होता है एंगल R1 और यहां एंगल होता है R2, R1 और R2। अब देखो भाई, I और E बराबर, मैं फर्स्ट सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं फर्स्ट सरफेस पे तो बनेगा 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। सेकेंड सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो यहां पे है 1 इंटू साइन E और यहां पर है म्यू इंटू साइन R2। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ, सेकेंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ, इन दोनों को जरा कंपेयर करो। अगर मैं डेल्टा मिनिमम वाला केस ले रहा हूं तो मुझे पता है कि I और E तो बराबर हैं, I और E बराबर हैं, तो ये टर्म इस टर्म के बराबर, यानी कि दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। जब मैं इनको इक्वेट करूंगा तो म्यू तो है ही सेम, तो रिजल्ट क्या कह रहा है कि R1 R2 के बराबर होगा। यानी कि मिनिमम डेविएशन का केस क्या मिल रहा है? अभिनव बेटा एग्जाम्पल तो यही है, क्योंकि अगर I और E डेल्टा मिनिमम में अगर I और E बराबर नहीं होते, मैं कहता ये 30 है ये 45 है, तो 30 पे इंसिडेंट करूंगा तो एक डेविएशन आएगा, फिर जब यहां से 45 पे इंसिडेंट करूंगा तो भी वही डेविएशन आ रहा है। मींस दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन आ रहा है, लेकिन यहां तो मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है। तो ये कब है? जब ये भी 30 और ये भी 30 अगर हो जाए तो 30 पे इंसिडेंट किया डेविएशन आया, जब वापस भेजूंगा तो भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 का ही होगा, तो भी डेविएशन वही आएगा। यानी कि जब डेविएशन
जब मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल पे आ रहा है, कंफर्म है कि आई और ई बराबर ही हो सकते हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। और ये और मिल गया कि मिनिमम डेविएशन के केस में जब आई और ई बराबर हैं तो R1 R2 भी बराबर हैं। क्या ये बात क्लियर? मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 भी बराबर आ रहे हैं। ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन कब हैं? मिनिमम डेल्टा के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। एक अब इन पे बेस्ड एक फॉर्मूला बनता है जो कुछ बच्चे तो उसको एज ए प्रोजेक्ट भी यूज करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए उस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, नहीं तो एग्जाम में तो आने के चांसेस हैं। वो क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और प्रिज्म निकालने का एक फॉर्मूला जिसे हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या कहता है? देखो जी, कि अगर एक प्रिज्म में से हम पास कर रहे हैं लाइट को और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू का है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए का है, तो डेल्टा मिनिमम के केस में मुझे पता है फॉर डेल्टा मिनिमम आई ई के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन R1 प्लस R2 तो A होता है, R1 प्लस R2 जो बनता है वो तो A के बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैंने कहा भाई R1 और R2 को मैं सेम ही लिख सकता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नए एंगल बना दिए, मतलब नया नाम दे दिया इस तरह से। ये रे ऐसे जा रही है और ये केस सपोज डेल्टा मिनिमम वाला केस है, तो मैंने कहा कि ये आई है, इसको R कहा तो ये भी R हो जाएगा, दोनों बराबर ही आएंगे, R1 R2 बराबर आ रहे हैं, तो उनको मैंने R ही कह दिया, एक ही R बना दिया, दो अलग अलग क्यों लिख के चलूं? अगर R1 R2 दोनों R हैं तो R प्लस R मीन्स 2R इज इक्वल टू A, तो R की वैल्यू A/2 आ जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू आ जाएगी A/2 और I और E बराबर हैं, I और E बराबर हैं। लेकिन हमें एक कंडीशन और पता है भाई, डेल्टा जो इक्वल होता है वो I प्लस E माइनस A होता है, डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं डेल्टा की जगह पर डेल्टा मिनिमम पुट करूं तो I तो I, E को भी I लिख सकता हूं क्योंकि I और E तो बराबर है, माइनस A, तो ये क्या मिल जाएगा 2I, 2I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A, तो I की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, यानी कि मैंने I और R निकाल लिया A और डेल्टा M की टर्म्स में। अब फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो वो कहता है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसमें आई और आर की ये वैल्यूज डाल दूं तो क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई, आई मतलब डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन आर, आर का मतलब A/2। इसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, इसे कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ये किस काम आता है जरा ये भी समझ लो। ये जो हमने प्रिज्म फॉर्मूला बना दिया है इसका यूज क्या है जरा ये देखें। ये प्रिज्म फॉर्मूला काम आता है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। मान लो मेरे को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दे रखा है और मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें लाइट पास करते हैं ऐसे, यहां पे एक सोर्स होता है जिसे लाइट पास करते हैं, यहां पर एक कॉलीमीटर होता है जिसे हम टेलीस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। एक मिनट लूंगा बेटा।
अगर मान लो हमें एक मीडियम दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हमने प्रिज्म लिया, यहां से लाइट भेजी, एक सोर्स होता है, और यहां से लाइट रिसीव करते हैं, एक टेलीस्कोप या कॉलीमीटर कहते हैं उसको हम, और एंगल चेंज करते हुए हम उसको डेविएशन निकालते हैं उनके एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। मींस हम मिनिमम डेविएशन निकाल लेते हैं, कितना है मिनिमम डेविएशन कितना है वो निकालते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, और ए एंगल भी मेजर कर लेते हैं। जब ए एंगल और मिनिमम डेविएशन मिल जाए तो इस फॉर्मूले में मिनिमम डेविएशन और ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या ये क्लियर? ये फंडा सबको क्लियर है? ये ध्यान रखना है बेटा, इसमें जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें भी इसकी हेल्प होती है। हम इसकी हेल्प से डिफरेंट लिक्विड्स के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। मार्केट में हमें होलो प्रिज्म मिल जाते हैं। होलो प्रिज्म मतलब नीचे एक बेस बना हुआ है और वो 3 वर्टिकल वॉल्स बनी हुई है, ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे कंटेनर सा बना हुआ है। तो हम कंटेनर को ऐसे रखेंगे, उसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, या कोई और ग्लिसरीन का सॉल्यूशन डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन ग्लासेस की होती हैं, तो उसको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि थिक पार्ट जो अंदर लिक्विड का आ गया। फिर उस प्रिज्म को हम ऐसे ही यूज करते हैं, लाइट भेजते हैं, लाइट रिसीव करते हैं, ए कैलकुलेट कर लेते हैं और डेल्टा एम, और ए और डेल्टा एम की वैल्यू पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो एक ही प्रिज्म में उसे फिर खाली कर दिया, दूसरा लिक्विड डाल दिया, दूसरे से एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। मींस डिफरेंट लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम ये प्रिज्म फॉर्मूला यूज करते हैं। सर प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन बोर्ड में पूछेंगे, बिल्कुल आ सकता है आलोक बेटा, और छोटा सा ही है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा है। पुराने फॉर्मूले जो पढ़े उन्हीं को मिक्स करके ये बन गया। ठीक, ये है प्रिज्म फॉर्मूला जो ध्यान रखना है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आता है अप्रोक्सीमेशन का केस, जिसका यूज हम आगे के पोर्शन में करेंगे। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ए छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल प्रिज्म, आई छोटा है। अगर आई छोटा है तो R1, R2, E ये सब आर वेरी स्मॉल। हम ये लेके चल रहे हैं सारे एंगल छोटे हैं, तो फॉर्मूला कैसे इजी बनेगा। जब देखें हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था डेल्टा का I प्लस E माइनस A, ये बेसिक फॉर्मूला हमने बनाया था। डेल्टा डेविएशन का जो स्टार्ट किया था, जो सिंपल ज्योमेट्री से बनाया था। अब देखो ध्यान से कि ये IEA है क्या चीज भाई, ये एंगल A था, यहां पर था हमारे पास I, ये अंदर गई तो यहां बना था R1, और यहां पे स्ट्राइक कर रही थी R2 पर, और फिर निकल रही थी E पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। फर्स्ट सरफेस पे फिर से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं और अब अप्रोक्सीमेशन लेंगे। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया तो कहूंगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। लेकिन मुझे पता है I और R1 तो छोटे हैं, I R1 छोटे हैं, तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then sin theta is approximately equal to theta। ये अप्रोक्सीमेशन मैं यूज करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि I और R1 तो छोटे हैं, यानी कि sin I को मैं I
म्यू टाइम साइन R1 को R1 लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एक और बनाएंगे, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कर दो तो ये आ जाएगा भाई म्यू टाइम साइन R2 इज इक्वल टू 1 टाइम साइन E, यानी कि म्यू R2 इज इक्वल टू E। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 से जो I और E की वैल्यू निकली है इसे 1 में पुट कर दो तो डेल्टा क्या बन जाएगा, I मतलब म्यू R1 प्लस E मतलब म्यू R2 माइनस A। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, इनमें से R1 म्यू कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 माइनस A, लेकिन R1 प्लस R2 तो A होता है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स A माइनस A, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। मैंने A कॉमन ले लिया। ये डेविएशन का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इस कंडीशन के साथ, स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा क्योंकि हम जनरली स्मॉल एंगल प्रिज्म ही यूज करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्मॉल एंगल प्रिज्म ही ज्यादा यूज होते हैं। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला, एक बेसिक डेविएशन का फॉर्मूला तो ये था जो एक्यूरेट है। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला किस assumption के साथ, स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। क्या ये सब क्लियर? आज छोटे छोटे डेरिवेशंस किए हैं, इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कर लेना वरना दिक्कत आएगी। ये डेरिवेशंस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए बेटा। क्या ये सब क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद डिस्पर्जन वगैरह आता है, एक नया टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सारे डेरिवेशंस एक बार देख लें भाई क्या क्या किया। आज हमने प्रिज्म स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बात की है प्रिज्म में कि रे कैसे मूव करती है, आई क्या है, R1 R2 E क्या है। फिर हमने A और R1 R2 में रिलेशन निकाली, ठीक। फिर हमने डेविएशन का फॉर्मूला ड्राइव किया, I प्लस E माइनस A। फिर एक क्वेश्चन भी सिंपल सा कर लिया डेविएशन का कि डेविएशन निकालना है, कैसे निकालें, बस नेल्सन लगा के I दे रखा है, E निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन किया था जिसमें TIR भी हो रहा था। उसके बाद हमने किया वेरिएशन, डेल्टा और I में कैसी रिलेशन है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकाली और उन मिनिमम डेविएशन की हेल्प से हमने एक प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव किया जिससे हम मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक अब बिना पूछ रहे क्वेश्चन में क्या कंडीशन, क्वेश्चन में या तो लिखा होगा कि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है या एंगल छोटा सा दे रखा होगा। भाई ए, यहां पे ए तो यूज हो ही रहा है तो ए की वैल्यू मान लो दे दी 5 डिग्री, तो 5 डिग्री मतलब छोटा सा ही एंगल है तो हम ये यूज कर सकते हैं फिर डेविएशन के लिए, ठीक अभिनव। ये हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाला डेविएशन का ही, ये तो एक्यूरेट फॉर्मूला था, ये हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाला इस कंडीशन के साथ कि प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है और आई एंगल भी बहुत छोटा है। बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये आगे यूज होगा, यही फॉर्मूला आगे यूज होगा डिस्पर्जन वगैरह में, वहां पे हम स्मॉल एंगल प्रिज्म की ही बात करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे।